नमस्कार दर्शकों। घर की शोभा बच्चों से होती है और बच्चों में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे पूरा घर सुनसान सा नज़र आता है। पूरा चारों तरफ जो किलकारियाँ बच्चों की गूंजती है वो सूनेपन में बदल जाती हैं। उसके लिए हम लोग कितनी भी जद्दोजहद करते हैं कि कैसे भी खुशी उसके चेहरे पे आ जाए। तो इसको लेते हुए हम लोग बहुत ज़रा भटकते हैं। तो अब भटकने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम मौजूद हैं रिहैब टच रिहैबिलिटेशन एंड फिजियोथेरेपी क्लिनिक के पास, जहाँ पे बच्चों से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती है उसका निदान यहाँ पे किया जाता है और साथ ही साथ एडल्ट फिजियोथेरेपी की भी व्यवस्था की गई है, जहाँ पे जो भी पैरालाइज जेंट्स होते हैं उनको, या फिर घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, उन सब विषयों पे यहाँ पे फिजियोथेरेपी की जाती है। लोगों को सहूलियत प्रदान की जाती है। यहाँ पे जो बताया गया है, डॉक्टर शुभम कुमार से हमारी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि यहाँ जो भी मशीनरी है यूज की गई है वो बाहर से आई हुई है। तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि यहाँ किस किस बीमारी का इलाज किया जाता है और बच्चों के लिए यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन सब विषयों पे बात करेंगे और यहाँ जानेंगे कि क्या क्या समय है जिस पे यहाँ पे ट्रीटमेंट की जाती है, क्या व्यवस्थाएं हैं, उस सब विषयों पे बात करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सिटी मोरिया लाइव। आइए चलते हैं रिहैब टच क्लिनिक में और यहाँ जानते हैं क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो अभी हम फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में हैं, जहां हम बात करेंगे कि यहाँ पे किस टाइप की फिजियोथेरेपी बच्चे को दी जा रही है। उस विषय पे बात करेंगे यहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट से। मैम अपना नाम बताइए। मेरा नाम कोमल है। मैं लास्ट 6 to 7 मंथ से काम कर रही हूँ रिहैब टच में। यहाँ पे किस टाइप की फिजियोथेरेपी चल रही है? एक्चुअली इस बच्चे को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है, उसके कारण इसके लोअर मसल्स और अपर ट्रंक के मसल्स में वीकनेस है। उसके कारण इसको टिल टेबल पे खड़ा करते हैं। उसके चलते जो पहले खड़ा नहीं हो पाता था, बैठ नहीं पाता था, एटलीस्ट 4 to 5 सेकेंड्स तक एटलीस्ट तो खड़े हो जाता है खुद के कोशिश से। ये टिल टेबल क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। टिल टेबल में मेनली क्या होता है, बच्चों के पोस्चर, जो बच्चे अच्छे से खड़े नहीं हो पाते, अपनी ताकत की वजह से नहीं खड़े हो पाते, उनको खड़ा किया जाता है आर्टिफिशियली बाय इस टेबल के हेल्प से और अपनी सपोर्ट से। हाँ, कोशिश करते हैं कि उनके मसल को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया जाए। हाँ, थोड़ा मसल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया जाए। पहले तो बिल्कुल भी नहीं था, अब जब से टिल टेबल पे खड़ा हुआ और इसकी एक्सरसाइज जो भी चल रही है उसके कारण ये काफ़ी बेटर इम्प्रूवमेंट आया है इसमें। अभी क्या क्या इशू है इनको? अभी ये खुद से खड़ा नहीं हो पाता, खुद से बैठ नहीं पाता, सपोर्ट से बैठता है और सपोर्ट से ही खड़ा होता है। बट जो भी एक्सरसाइजेस यहाँ चल रही है उसके कारण इसके मसल में थोड़ी स्ट्रेंथनिंग इंक्रीज़ हो रही है धीरे धीरे और काफ़ी बेटर इम्प्रूव हो सकता है। इसके साथ साथ क्या क्या इनको ट्रीटमेंट दिया जाता है? इसके ये टिल टेबल के एक्सरसाइज के अलावा इसकी मैट एक्सरसाइज होती है, जिसमें बॉल्स्टर पे हम लोग अपर ट्रंक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कराते हैं। फिर इसका जो फिंगर ग्रिप है, होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं हाथों की, जिसमें रिंग एक्सरसाइज इंक्लूडेड है। और फिर इसको पुशअप्स वगैरह कराते हैं और भी बहुत सारी एक्सरसाइज है जो इसके सारे बॉडी के जो भी वीकनेस है उसको सबसाइड करे। यही हम लोग चाहते हैं और यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इम्प्रूव हो सके।
इस भौतिक चिकित्सा की सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट ईशा पटेल हूँ। अभी फ़िलहाल इस पेशेंट का मैं ट्रीटमेंट जो दे रही हूँ, ये एक CVA के पेशेंट है जिसको सेरेब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट बोला जाता है और आम भाषा में इसको स्ट्रोक भी बोला जाता है जी। ये पेशेंट मेरे 3rd फेज़ रिकवरी में चल रहे हैं, मींस कि ये बेड रिडन थे। इसके पहले ये बस बेड पे थे, होल लिम्ब पैरालाइज था, ठीक है। अब इनकी सारी स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेज जैसे कि हम लोग ट्रीटमेंट में ट्रेडमिल पे पेशेंट को चलवाना, स्विस बॉल पे कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस के लिए इनका पूरे वर्क करना, ठीक है। जो पैरालिसिस मसल है जिसमें मसल में पावर नहीं है, ठीक है, उसको स्ट्रेंथिंग पे डालना और एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेज करवाना जिससे पेशेंट खुद से उठने के काबिल हो, जिसको हम लोग एडियल एक्टिविटी बोलते हैं डेली लिविंग के लिए। उनको कैपेबल बना देना कि वो पेशेंट खुद से चल पाए, उठ पाए, खुद से सारा काम कर पाए सर। और इसके साथ और क्या क्या एक्सरसाइज कराते हैं? जैसे कि एक ट्रेडमिल हो गया, फिर उसके बाद यहाँ जो आप बता रहे हैं कि सर ये थेरा लूप है, ये थेरा स्टेशन है जिसमें ये लिम्ब की स्ट्रेंथ नहीं है, मींस मसल में स्ट्रेंथ नहीं है, तो हम लोग इसको और स्ट्रेंथ मींस की पावर देंगे ताकि वो पूरे कैपेबल हो सके अपने मूवमेंट को अच्छे से, हाँ मूवमेंट को अच्छे से इम्प्रूवमेंट हो मूवमेंट में, फिर मसल में स्ट्रेंथन आए, ठीक है। इससे पेशेंट अपना खुद से मतलब उठा सकता है, ले जा सकता, कोई भी एक्टिविटी वो खुद से करने के लायक हो जाए, इतना कैपेबल हम लोग बना देते हैं। पहले ये बेड से उठ भी नहीं पाते थे, अब ये खुद से सारा काम, इवन कि घर की छोटी मोटी जैसे कि सब्जियां लाना, कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारी छोटी, खुद से खाना खा लेना, इतना तक अब ये पेशेंट कैपेबल हो चुके हैं। कब से ट्रीटमेंट चल रहा है? सर इनका अभी 3रा मास चल रहा है, ये आए थे अप्रॉक्स फरवरी में, तब से इनका ट्रीटमेंट चल रहा है और तब वो बेड रिडन थे, बट अब ये पेशेंट खुद से चल पा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अभी फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में हैं जहाँ पे पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है। हम बात करते हैं इनसे जो फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, फिजियोथेरेपी एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करते हैं। सर अपना नाम बताइए। सर मेरा डॉक्टर पी कुमार नाम हुआ। कब से यहाँ पे आप सेवा दे रहे हैं? लगभग सर 6 महीने से मैं यहाँ पे सेवा दे रहा हूँ, रिहैब टच। जी सर। अभी किस चीज़ की ट्रीटमेंट? सर इनको ओवरऑल जॉइंट में बॉडी में स्टिफनेस है, ठीक है ना, तो उसमें हम लोग मोस्टली स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं कि जॉइंट का स्टिफनेस जो है वो रिलीज आउट हो। जी सर। अच्छा, स्टिफनेस जो आता है शरीर में, उसका कारण क्या होता है? कारण ये है कि सर एक एज रिलेटेड डिजॉर्डर बोल सकते हैं कि मतलब उम्र ज़्यादा हो गया तो उसमें मांसपेशियों में अकड़न आ जाना, तो उस पर हम लोग काम करते हैं। अभी क्या इनके साथ ट्रीटमेंट? इसमें सर मोस्टली हम लोग स्ट्रेचिंग अभी दे रहे हैं, ठीक है ना, और पहले से बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट भी है, सर से बात कर सकते हैं। अभी इम्प्रूवमेंट कितना लग रहा है आपको? कब से ओवरऑल 50-60% इम्प्रूवमेंट है। कब से सर आ रहे हैं? अप्रॉक्स 1 मंथ से। 1 मंथ से। जी सर। इसके साथ साथ क्या ट्रीटमेंट देते हैं? सर जो हम लोग का जी और ट्रेडमिल वगैरह चलवाते हैं जो मोबिलिटी के लिए, ठीक है ना, एंड स्ट्रेंथनिंग प्रोटोकॉल जो है कि मांसपेशियों में जो वीकनेस है उसमें ताकत आए। जी सर। तो हमारे बीच एक पेशेंट मौजूद है जिनका ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है, उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं, उनको कैसा महसूस हो रहा है, कब से आ रहे हैं। सर अपना नाम बताइए। सुरेंद्र प्रसाद मेहता। आप कहाँ से आ रहे हैं सर? वो सैदपुर पटना। सैदपुर से। हाँ। सर आपको क्या इशू था? इशू था, चलने में इनबैलेंस थी। हाँ, और कुछ नहीं था, थोड़ा स्टिफनेस था, अकड़न था बॉडी में, तो चलने में थोड़ा इम्बैलेंस होती थी, लेकिन अभी थोड़ा सुधार है। जब से कब से यहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हैं? 1 मंथ। 1 मंथ। हाँ जी। बहुत अच्छा सुधार हो रहा है। रिलीफ हो रहा है पहले से, जैसे मैं आया था उस समय अभी की तुलना में सुधार है, बेटर फील कर रहे हैं पहले से। यहाँ आके कैसा महसूस कर रहे हैं? बेटर अच्छा फील कर रहे हैं। और हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हम तो चाहेंगे जिनको इस तरह का प्रॉब्लम है, एक बार यहाँ आके अपना इंक्वायरी जो भी एग्जामिन के है दिखाएं, कंसल्टेंसी देख के यहाँ पर आए, उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, उनका रिलीफ होगा उनको। हमने पटना में 7-8 डॉक्टर दिखाया, न्यूरो से, ऑर्थोपेडिक से, किसी को समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ मेडिसिन चलाया जा रहा था, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, हम तो होपलेस हो गए थे। मैम अभी जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो क्या थेरेपी यहाँ पे चल रही है? सर ये सबसे पहले तो ये एक लकवा की मरीज़ है जिसको सो कॉल्ड हम लोग पैरालिसिस बोलते हैं, ठीक है, या गुड।
अभी इनकी स्ट्रेंथिंग और फाइन मोटर पे काम चल रही है। जैसे कि हम लोग पेशेंट को टिल टेबल पे खड़े करके जितनी भी एक्सरसाइजेज है, जैसे कि PNF एक्सरसाइजेज हो गए, स्ट्रेंथन पे काम करते, फाइन मोटर्स पे काम करते, क्योंकि ये अभी पेशेंट कैपेबल नहीं है कि कोई चीज़ों को उठा के रख सके, क्योंकि इनकी हाथ में अभी उतना स्ट्रेंथ या पावर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इस चीज़ पे पहला वर्क करेंगे कि पेशेंट कोई चीज़ को उठा के रखने की कोशिश करे और उसका मसल पावर और हाथ में जो ताकत है वो इंक्रीज करे डे बाय डे। ओके, जब आई थी मैम, ओके, तो उनकी क्या स्थिति थी, क्या जब ये आई थी प्रॉब्लम क्या था? जब ये आई थी तो पूरे होल लीम पैरालिसिस थे, मींस कि कोई पावर नहीं था, ये बेड पे ही लेटे रहती थी। लेकिन उसके आने के बाद धीरे धीरे इनमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है, जैसे कि ये कोई चीज़ों को खुद से उठा के रखने में सक्षम है हद तक। दूसरी चीज़ें हैं इनमें कि क्या बोलते हैं, अब इंटरेक्ट कर रही हैं। पहले इंटरेक्चुअल कैपेसिटी नहीं थी इनमें, कुछ बोल नहीं पाती थी, अब धीरे धीरे बोल रही हैं। चीज़ों को समझना, ये इन्वायरमेंट से थोड़ी फ्रेंडली हो रही है। फिर से हाथ पर नहीं चलता था इनका, अब हाथ को चलाना, कोई चीज़ों को उठाना या कोई चीज़ों को अपनी ओर खींचना, ये सारी चीज़ें अब ये कैपेबल हैं, कर पा रही हैं। जी, तो अभी हमारे बीच एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची है जिसकी अभी थेरेपी चल रही है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या इनको इशू है। सर, इस बच्ची को क्या बीमारी? देखिए, इस बीमारी को बोलते हैं अर्ब्स पाल्सी, जिसमें बच्चे का जो एक हाथ है वो कई बार किसी कारणवश जो है वो काम नहीं करता है अच्छे से, और वो बहुत ही कम उम्र में ही कमज़ोरी आ जाती है उसके हाथों में। यही इसका मुख्य जो है दिक्कत है। बीमारी होने का मुख्य रीज़न क्या है? देखिए, इसका मुख्य कारण जो है, इसको एक शब्द बोलते हैं शोल्डर डिस्टोशिया। इसमें क्या होता है कि जब कई बार डिलीवरी होती है बच्चों की, वो थोड़ी डिफ़िकल्ट डिलीवरी होती है। उस कंडीशन में क्या है, बच्चों के जो डिलीवरी के दौरान हम क्या होता है कि कुछ पुल किया हमने, बच्चे को निकालने के लिए हम कई बार खींचतान कर लेते हैं। उस वजह से उसकी जो है कई बार नसें खिंच जाती हैं, जो कंधा है वो खिंच जाता है, और उस वजह से ये इसको इंजरी हो जाती है। इसका उपचार कैसे किया जाता है? देखिए, इसका उपचार जो है 2 तरीके से होता है, जिसमें कि एक तो मेडिकल इंटरवेंशन है, जिसमें डॉक्टर अजय सर की निगरानी में इसको कुछ दवाइयाँ चलती हैं। इसके साथ साथ जो है हमारे पास इसको लेज़र थेरेपी दी जाती है। लेज़र का जो मुख्य काम है, जो डैमेज नसें हैं जिनमें हमें जख्म हुआ है, उसको वो रिपेयर करता है, उसको भरता है। दूसरा जो इलाज है वो हमारे पास, इसको हम लोग वायरलेस स्टिमुलेटर देते हैं, जो कि इम्पोर्टेड मशीन है, बहुत क्वालिटी की मशीन, हम उसको बाहर से हमने उसको इंपोर्ट किया है। उस मशीन का काम है कि इसकी मांसपेशियों को जो है वो वापस से वो बल देती है, वो ताकत देती है कि वो अपना जो है अपने हाथ का जो है नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो कर सके। अच्छा, इस टाइप के कितने पेशेंट यहाँ पे आते हैं? अर्ब्स पाल्सी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, और इसके हमारे पास ऑन एन एवरेज हर महीने में हमारे पास इसके 5 से 10 बच्चे रहते हैं। और इसका जो हमारे पास इलाज है वो भी बहुत बेहतरीन है, इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं। अर्ब्स पाल्सी के बच्चे ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 महीने पे हम इसको डिस्चार्ज कर देते हैं। इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि इसमें बच्चों का जो उम्र है वो जितना कम उम्र में हमारे पास आए, उतनी जल्दी हम इलाज जो है और उतनी जल्दी रिकवरी होती है इसकी। रिकवरी रेट क्या है इसका? हम अभी तक अर्ब्स पाल्सी के 10 से 12 मरीज़ हम लोग डिस्चार्ज कर चुके हैं, और इसका एवरेज ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन जो है वो आपका 1 से 1.5 महीना के आसपास रहा है। तो दर्शकों, हम अभी मौजूद है रिहैब टच के चाइल्ड सेक्शन में, जहां हम बात करेंगे कि एक नन्हा सा बच्चा है, इसे क्या प्रॉब्लम है, इसकी क्या थेरेपी चल रही है और इसको इस बीमारी को क्या कहते हैं, उस विषय पे बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं मैम से। मैम, अपना नाम बताइए। माय नेम इज़ डॉक्टर संगीता कुमारी। मैम, आप यहाँ कब से फिजियोथेरेपी? मैं यहाँ बहुत सालों से हूँ। इस बच्चे को क्या समस्या है, क्या थेरेपी चल रही है? इस बच्चे का फ्लॉपी इन्फेंट सिंड्रोम है, ठीक है। तो इसमें जो है ना, मांसपेशियाँ में बहुत कशावत नहीं थी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग बहुत सारा एक्सरसाइज दे रहे हैं, फिजियोथेरेपी के माध्यम से हम लोग बहुत सारा एक्सरसाइज दे के। पहले इस बच्चे में नेक कंट्रोल नहीं थी, अभी आप जैसा आप देख रहे हैं कि इस बच्चे में बहुत अच्छा नेक कंट्रोल आ गया है, ठीक है। सीटिंग बैलेंस भी नहीं थी, अभी हमने सीटिंग बैलेंस अचीव किया है। और इस बच्चे को जब भी मतलब ऐसे वेंट्रल सस्पेंशन में रखते तो इस बच्चे में बिल्कुल ही मतलब पूरा ऐसे मतलब स्टैंड नहीं हो पाता था। ओके, थैंक यू। हाँ, अच्छा, इस बीमारी का मुख्य रीज़न क्या?
इसमें प्रेगनेंसी के बाद बच्चा लेट से डिलेड क्राई होता है, और भी ब्रेन में इन्वॉल्वमेंट या ब्रेन में इंजरी के कारण मतलब ये सब हाँ इशू होता है। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट कितने दिन तक चलता है? तो ये तो हम बता नहीं सकते, लेकिन 2 मंथ में ये बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है ये बच्चा। तो अभी हम इस सेक्शन में मौजूद हैं जहाँ फिजियोथेरेपी की जा रही है। मैम, अभी जो थेरेपी आप दे रही हैं इसको क्या बताते हैं? सर इसे शॉक बेक बोलते हैं, जो इसे ध्वनि तरंग के माध्यम से ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि इस पेशेंट को अभी कैल्केनियम अस्पर है, जिसकी बोलते हैं एड़ी की हड्डी को बढ़ जाना, ठीक है। जो ये ध्वनि तरंगे हैं इसके अंदर पेनिट्रेट करके उस बोन को डिग्रेडेट करती है, ठीक है। उसके वजह से वो जो बोन है वो बहुत हद तक उसका क्योर, और उस बोन के बढ़ने से यहाँ पे पूरे ये एंकल पे पेन बढ़ जाता है, जो मांसपेशियों में थोड़ी सूजन होती है और दर्द भी होता है, ठीक है। और ये शॉक बेक बहुत इफ़ेक्टिव मशीन है, जिसके कारण यहाँ पे कैपिलराइजेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है और हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। उसके वजह से मांसपेशियों में सूजन का कमी होना और जो हड्डी है उसका बोन जो डिग्रेडेशन हो रहा है वो भी ठीक होती। ऊपर से कैपिलराइजेशन हो रहा है तो वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाती है। इस बीमारी का मुख्य कारण क्या होता है, कैसे इस होता है? बीमारी का मुख्य कारण है हड्डी बढ़ना, जिसमें कि एज के अनुसार में जो हड्डी है कैल्सिफिकेशन होना, वहाँ पे बोन आके पेन बढ़ता है नॉर्मली। बट मुख्य कारण इसका ये है कि बॉडी का वेट आके एक सेंटर पे कंसंट्रेट होता, उसकी वजह से वहाँ पे बोन का साइज़ बढ़ने लगता है। इसका ट्रीटमेंट कब तक चलता है? इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है एज पे। जितना कम एज होगा उतना ज़्यादा इस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है। मींस कि इसमें 2 से 2.5 मंथ के अंदर इसको ठीक किया जा सकता है। रिकवरी होनी शुरू हो जाती है? यस सर। इसको रिकवर पूरा होने में कितना समय लग जाता है? इसको पूरा रिकवर होने में सर 1 से 1.5 मंथ में ये पूरा रिकवर हो सकता है। यस सर। थेरेपी कंटिन्यू चलती रहती है? यस फिर सर, भी थेरेपी प्लस एक्सरसाइजेज और स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेज भी हम लोग देते रहते हैं। और बाकी जितने भी जेल के माध्यम से या ये शॉक वेव के माध्यम से, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ये सारी चीज़ें कंटिन्यू। इसके अलावा अब क्या क्या थेरेपी इनको दी जाएगी अगर इसको बोन को अगर कम करना है? हाँ, एक पहला तो शॉक वेव है, दूसरा है अल्ट्रासाउंड, ठीक है। बगल में जितनी भी इसके अगल बगल की मांसपेशियाँ हैं उसमें कमजोरी आना, उसके लिए हम लोग स्ट्रेंथन एक्सरसाइजेस करवाते हैं, ठीक है, ताकि वो स्ट्रेंथन सराउंडिंग मसल स्ट्रेंथन रहे। तो ये जो सारी चीज़ें आ रही है, जो मांसपेशियाँ कमजोर पड़ रही है, उसमें थोड़ी और मजबूती आए। मैम धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हमें। अगर किसी को एड़ी से रिलेटेड समस्या है या फिर एड़ी में अगर हड्डी का बढ़ जाने की समस्या है तो एक बार ज़रूर आप रिहैब टच में संपर्क करें। यहाँ कंसल्टेंसी सैटरडे को फ्री होती है, आप यहाँ कंसल्टेंसी करा सकते हैं, साथ ही साथ आप ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। बहुत अच्छी यहाँ पे ट्रीटमेंट की व्यवस्था है और बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे जो भी मशीनें हैं वो बाहर से मंगाई गई हैं और बहुत अच्छा इलाज किया जाता है। तो दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं रिहैब टच के क्लिनिकल इंचार्ज जो हैं शुभम जी, उनके पास जो फिजियोथेरेपी के जो डिपार्टमेंट है उसको लीड करते हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि यहाँ क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और किस किस बीमारियों का यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है और कितने बजे से कितने बजे तक यहाँ पे थेरेपी की व्यवस्था की गई है। उस विषय पे हम बात करेंगे और जानते हैं सर से कि क्या क्या सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। और हमारे दर्शकों की ये बताइए कि यहाँ पे क्या क्या सुविधाएँ उपलब्ध हैं पहले। जी, यहाँ पे हमारे पास जो है एक छत के नीचे कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं। हमारे यहाँ पे चाइल्ड फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, जिसको पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी भी बोलते हैं। यहाँ पे हम बच्चों का इलाज करते हैं थ्रू फिजियोथेरेपी मीन्स। और हमारे पास एक एडल्ट यूनिट भी है जिसमें हम बड़े लोगों का इलाज करते हैं। जो भी बीमारियाँ फिजियोथेरेपी से रिलेटेड हैं उनका इलाज करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे ऑडियोलॉजी एंड स्पीच यूनिट भी है। ऑडियोलॉजी जिसमें जिनको कान से सुनने में दिक्कत होती है, हार्ड ऑफ हियरिंग जिसको बोलते हैं, उसका यहाँ पे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट किया जाता है। साथ में वैसे लोग जिनको बोलने में दिक्कत है या बच्चे जिनको डिस्फेसिया बोलते हैं, उसको बोलने में समस्या है, या जिनको खाना निगलने में दिक्कत होती है, पानी निगलने में दिक्कत होती है, इन सभी चीज़ों का जो इलाज है हमारे यहाँ एक छत के नीचे मौजूद है।
सर अभी यहाँ बच्चों में जो प्रॉब्लम बढ़ रही है, सीपी हो गया या फिर पालसी का जो बीमारी बढ़ रही है, उसका रीज़न क्या है अभी? देखिए, सीपी का जो मुख्य कारण है इसको हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते जी। हैं, बांटते हैं। जैसे एक तो जन्म से पहले, दूसरा जन्म के दौरान जी। जिसको पेरीनेटल बोलते हैं, और तीसरा होता है पोस्टनेटल, जन्म के बाद। जी। तो कई बार क्या होता है कि गर्भाशय के अंदर ही, अभी बच्चा पैदा नहीं लिया है, उस समय ही कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ जिससे बच्चे के दिमाग में सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिला या ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंची, तो कुछ तरीके का जो है डैमेज हो जाता है ब्रेन में। दूसरा है जन्म के दौरान, जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं, वो ग्रामीण जगहों में उस तरीके की अच्छी सुविधा मौजूद नहीं है। कई सारे क्वैक्स हैं जो झोला छाप प्रैक्टिशनर हैं और लोग उनके झांसे में आ भी जाते हैं, वो बच्चे की डिलीवरी करते हैं और उस समय बहुत सी चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता है। जी। जैसे बच्चे का जन्म होते समय बच्चे का रोना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बच्चा जब पैदा हुआ अगर वो रोता नहीं है तो उसका फेफड़ा खुलता नहीं है। जी। जब तक फेफड़ा नहीं खुलेगा उसमें हमारी हवा जाएगी नहीं और वो हवा ब्रेन तक पहुंचेगी जी। नहीं। जी। ऑक्सीजन। तो इन चीज़ों के लिए बच्चों का रोना बहुत ज़रूरी है। कुछ इन्फेक्शंस हैं जो ड्यूरिंग डिलीवरी हो गए बच्चे में। कुछ और समस्या है, जैसे कई बार हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड स्ट्रैंगुलेशन बोलते हैं, जिसमें क्या है जो नाल होती है वो बच्चे के गले के अराउंड में लिपट जाती है और उस वजह से भी बच्चा जो है कई बार उसका दम घुट जाता है, गिराते हैं। दूसरा हो गया नर्व इंजरी के केसेस। नर्व इंजरी जिसमें नसों की दिक्कत, जैसे हमारे यहाँ अर्ब्स पाल्सी बहुत कॉमन है। अर्ब्स पाल्सी के बच्चे जैसे वैसे ही हुआ गांव में, ग्रामीण इलाकों में जहाँ अच्छी सुविधाएं मौजूद नहीं थी, बच्चे को डिलीवरी के दौरान कुछ ऐसे तरीके से मिस हैंडलिंग हुई, उसको खींचा गया या कई बार खींचना पड़ता है। उस कंडीशन में जो है उसके गले, गर्दन के पीछे और कंधे पे जोड़ पड़ता है, जिससे कुछ नस जो है वो डैमेज हो जाती है। उस तरीके के कंडीशन में बच्चे हमारे पास आते हैं जिनका एक हाथ या एक बाँह वो ना उठा पाते हैं, ना कलाई में मूवमेंट होती है, वो हाथ ऐसे गिरा हुआ रहता है। तो वैसे बच्चों का भी इलाज हमारे यहाँ होता है और बहुत अच्छा इलाज होता है, जिसका रिजल्ट भी काफ़ी बेहतरीन है। बच्चों को हम लोग एक मिनिमम टाइम स्पैन में 1 से 1.5 महीने में हमने पूरी रिकवरी करके अर्ब्स पाल्सी में दी है। और सर यहाँ फिजियोथेरेपी की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, तो उसमें क्या क्या बीमारियों का इलाज किया जाता है? देखिए, हमारे पास एडल्ट फिजियोथेरेपी जो डिपार्टमेंट की आप जो बात कर रहे हैं, तो एडल्ट फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में हमारे पास वो सभी सुविधाएं हैं जो आपको आज के डेट में शायद दिल्ली और बेंगलोर में मिलती हैं, या कुछ ऐसी भी हैं जो आपको यहाँ भारत में ना मिले। जी। हमारे पास बहुत एडवांस मशीनें आई हैं जो सभी इम्पोर्टेड हैं, सभी विदेश से मंगाई गई हैं। उसमें हमारे पास लेज़र थेरेपी है, शॉकवेव थेरेपी है, बायो स्टिमुलेशन है। कुछ ऐसी फिजियोथेरेपी में तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि अब इसमें मांसपेशियों, हड्डी, नसों से रिलेटेड जो है वो इलाज होता है, दर्द का इलाज होता है। बट हमारे पास एक ऐसी अलग सुविधा मौजूद है जिसमें हम जख्म को भी भरते हैं। कोई ऐसा वुंड या जख्म जो दवाओं से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, अल्सर्स हो गए जो नहीं भर रहे हैं, कुछ पैरालाइज्ड पेशेंट जो होते हैं जो हिल डुल नहीं पाते हैं, उन पे दबाव की वजह से कई जगहों पे जो है पीठ पे, कमर पे एक जख्म बन जाता है, वो आपका भर नहीं पाता है। वैसे कंडीशंस में हम लोग बायो स्टिमुलेशन का यूज़ करते हैं, जिसको लेज़र भी बोलते हैं, और उससे हम लोग उस जख्म को बहुत अच्छी तरीके से भर पाते हैं। इसके अलावा हमारे पास डायबिटिक पेशेंट, जिनको डायबिटिक फुट अल्सर भी कहते हैं, या फिर मधुमेह का जिनको जख्म हुआ हो जो जल्दी ना भर रहा हो, उसके लिए हमारे पास सुविधाएं मौजूद हैं। बाकी हड्डियों का बढ़ जाना, जैसा कि आपने अभी अंदर देखा होगा कि एक मरीज़ हमारे पास आते हैं जिनके एड़ी की हड्डी बढ़ गई है, तो उसके लिए हमारे पास शॉकवेव स्टिमुलेशन मौजूद है, जो कि साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगों को भेजता है अंदर, और वो जो बढ़ी हुई हड्डी है उसको वो समझिए एक तरीके से तोड़ने का काम करती है या सॉफ्ट करने का काम करती है, जिससे वो बढ़ी हुई हड्डी जो है वो साइज में छोटी हो जाती है और जो आसपास सूजन डेवलप हुआ था वो हमारा ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा हमारा जो पेन यूनिट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिट है। जो दर्द से लोग परेशान रहते हैं, जो दवाएं खा खा के परेशान हो चुके हैं, जो दर्द से उनको निजात नहीं मिल पाता है,
वैसे कंडीशंस के लिए भी हमारे पास पेन मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। हमारे पास अल्ट्रासोनोग्राफी की ट्रीटमेंट है, जिसको अल्ट्रासाउंड थेरेपी बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है IFT है, इंटरफेरेंशियल थेरेपी, जो कमर दर्द में बहुत काम आती है। और रिहैब के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो वैसे पेशेंट जिनको जैसे पैरालाइज्ड हैं, जो पेशेंट बिल्कुल ही अब दूसरे के सपोर्ट पे चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वैसे पेशेंट्स को चलाने के लिए हमारे पास ट्रेडमिल है, हार्नेस सपोर्ट से हम उनको टांगते हैं, जिसमें जो है एक इंसान जिसको ट्रीट नहीं कर सकता है अकेले, या फिर जिसमें हमें 4-5 लोगों की ज़रूरत हो, उसके लिए भी हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं कि उनको हम हार्नेस पे सपोर्ट पे उनको हम लोग हैंग कर लें, और ये करते हुए हम उनको चलाने की ट्रेनिंग देते हैं। कुछ पैरालाइज्ड पेशेंट जिनको खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खड़ा ना होने से जो है हड्डियां कमज़ोर होती हैं, मांसपेशियों में ताकत नहीं जाती है, वैसे पेशेंट्स को खड़ा कराने के लिए भी हमारे पास टिल टेबल है, जो हाइड्रोलिक बेड्स हैं सभी, जिसके माध्यम से हम खड़ा कराते हैं। तो इस तरीके की सुविधाएं हमारे एडल्ट फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में अभी देखने को मिलती हैं। सर, एक सवाल अभी बहुत लोगों के मन में है या फिर बहुत दिन से चला जा रहा है कि घुटनों में समस्या, लेडीज हो, जेंट्स हो या फिर ओल्ड एज में हो, सबको घुटनों की समस्या बढ़ रही है। तो इसका मुख्य कारण क्या है और इसका कैसे बचाव किया जा सके? देखिए, घुटनों की समस्या जो है, जिसको ज़्यादातर आज तक लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, वे ऑफ नी, या पटेलोफिमोरल अर्थराइटिस कुछ लोगों को होता है। जैसे जो लोग सीढ़ी चढ़ते वक्त उनको पेन हो रहा है या उतरते वक्त उनको पेन हो रहा है, तो इसका मुख्य कारण होता है मांसपेशियों में कमजोरी। जो हमारे पैरों के जो आगे की, जो हमारी जांघ के आगे की मांसपेशियां हैं, उनका कमज़ोर होना, ये उसका मुख्य कारण है। जिससे क्या होता है कि दो हड्डियां, जो हमारी पैरों की हड्डियां हैं, वो आपस में घिसने लगती हैं, घुटने की हड्डी, और उस घिसने की वजह से एक दर्द उनको मिलता है, जो कि बहुत असहनीय होता है। ना वो चल पाते हैं, वो ना नीचे बैठ पाते हैं, वो इंडियन टॉयलेट को यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये सब उसके मुख्य लक्षण हैं। और इसका जो आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है, ये भी इसका एक मुख्य कारण है। पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल होती हैं, जिनका जो एज 50 साल से ज़्यादा हो चुका है, वैसी महिलाओं में कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, इस वजह से भी, और एक्टिविटी का कम होना, जो है बाहर बहुत ज़्यादा समय आजकल के लाइफस्टाइल में नहीं मिल पाता है कि आप अपने लिए टाइम निकालें, आप प्रॉपर वॉक करें, आप सुबह कसरत करें, व्यायाम करें। तो इन सब के ना होने की वजह से ओए का डेवलपमेंट होता है, और इसके लिए हमें अंदर की सूजन को पहले कम करना होता है। जो मरीज़ दर्द में है, तो वो पहले अगर हमारे पास आता है तो पहले हम उसके दर्द को ठीक करते हैं, क्योंकि अंदर में बहुत तरीके का इन्फ्लामेशन और सूजन जो है वो अंदर बना रहता है, उसको पहले कम करना है। फिर बाद में ताकत बढ़ानी है, ताकि ये बीमारी दोबारा ना आए। अगर हमारे पास से ठीक होके भी जा रहा है तो ये वापस कैरी ना करे। सर, बहुत अच्छी जानकारी अभी आपने दी, जैसे कि घुटनों वगैरह में समस्या होती है। अभी आमतौर पे कुछ समस्याएं शुरू हो रही हैं, जैसे हाथ में झुंझुनाहट हो गया, पैर में झुंझुनाहट हो गया, चलने में थोड़ा सा फुटफॉल होता है। वो सब समस्याओं का क्या रीजन है और उससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, जो हाथों में और पैरों में जो झुंझुनी की बात कर रहे हैं, ये ज़्यादातर कंडीशंस देखने को मिलती है। ये उनमें होती है जिनमें गर्दन के रीढ़ के हड्डी के बीच में जो स्पेस होता है, जिसमें डिस्क मौजूद होता है, उसका सूख जाना या बाहर निकल जाना, जिससे क्या होता है कि वहाँ के जो पास करने वाली जो नसें हैं, वो उनको टच करता है, कंप्रेस करता है। इसको कंप्रेसिव स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। और इससे क्या होता है कि हाथों में नसों के टच करने की वजह से हाथों में झुंझुनी जाती है। इसका जो मुख्य कारण है एक गलत पोस्चर होना। जैसे जो हम लोग जब बैठते हैं, या अगर हम ये से कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो हम इस तरीके से कंप्यूटर यूज़ करते हैं, झुक के आगे की तरफ हम गर्दन को फॉरवर्ड करेंगे। इसके लिए प्रॉपर हमारे फिजियोथेरेपी में एक पढ़ाई होती है, एक डिपार्टमेंट ही समझिए, उसको कहते हैं अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स आपको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, किस तरीके से आपको काम करना है, आपका जो वर्क इन्वायरमेंट है जहां आप काम करते हैं, उसको आप कैसे अपने अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं, कि ताकि आप इस बीमारी से, या तो ये बीमारी हुई हो तो वो ठीक हो जाए, या दूसरा है कि आप इसको होने से पहले ही रोक दें।
जी। तो इसके लिए अगर कोई इससे जूझ रहा हो तो उसको एक फिजियोथेरेपी से परामर्श लेनी चाहिए और इसके बारे में पहले ही पता कर लेना चाहिए कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, पोस्चर को कैसे मेंटेन करना है। जी, बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी और बहुत अच्छा आपने बताया यहाँ पे कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सभी को। अभी हम बात करेंगे उन जो यहाँ पे पेशेंट है, जो बच्ची है या फिर उनके जो चाइल्ड हैं, उनके जो पेरेंट हैं, उनसे बात करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे किस टाइप की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है, क्या थेरेपी यहाँ पे चल रही है उनके बच्चों को और क्या समस्या है, कितनी रिकवरी हुई है, उस मुद्दे पे बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। मैम, आपका नाम? जूही श्रीवास्तव। मैम, कहाँ से आई? खगौल। यहाँ किस चीज़ का ट्रीटमेंट करा? एक्चुअली मेरे बच्चे को स्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, उसी वजह से मैं 2.5 महीने से यहाँ ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, ठीक है। कैसी सुविधा है यहाँ पे? ठीक है। मेरा बच्चा जब यहाँ आया था तो वैसा कुछ खड़ा नहीं होता था, लेकिन पहले से इम्प्रूवमेंट है, लेकिन जैसा होना चाहिए सर उस टाइप का वैसा नहीं है। धीरे धीरे रिकवरी का प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस पे है उनका। कैसा यहाँ का इन्वायरमेंट है, कैसे आपको पता चला? एक्चुअली जिस सर से मेरी ट्रीटमेंट चल रही है मेरे बच्चे की, उन्होंने रिकमेंड किया था यहाँ पे, तो उनके थ्रू मैं यहाँ आई हूँ, ठीक है। कैसा लग रहा है यहाँ पे, यहाँ का एटमॉस्फेयर, बैठने, रहन सहन जो भी यहाँ पे? एक्चुअली वो तो सब कोई अपने अपने काम में रहते हैं, ठीक है। बस हमारा तो बस बच्चे को देखना है और ट्रीटमेंट क्या चल रहा है उस पर ध्यान देना, बाकी ओवरऑल सही है सर। अच्छा, यहाँ पे कहा गया है कि जैसे यहाँ पर सिस्टम है वो सिस्टम बाहर से अडॉप्ट किया गया है, मतलब कि कोई थेरेपी अगर हो रही है तो बच्चे को आप मॉनिटर कर सकते हैं किस टाइप की थेरेपी चल रही है, क्या क्या उनके साथ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो सबको मॉनिटाइज किया जाता है। तो ये कैसा लग रहा है? ठीक है सर, ये ठीक है, जो भी है यहाँ बच्चे के इम्प्रूवमेंट के लिए है। तो अभी हमारे बीच मौजूद हैं यहाँ के जो संचालन देखते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, उनसे हम संपर्क करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे यहाँ किस टाइप के मरीज आते हैं, इनको एडजस्टमेंट करने में या फिर उनकी सुविधा के लिए ये क्या क्या करते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सर, अपना पहले नाम? मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हूँ। इस संस्था से कब से जुड़े हुए? हमारा इस संस्था से जुड़ा हुआ 7 महीना हो गया। इस 7 महीना से हम संस्था को काफ़ी बारीकी से देख रहे हैं और उसमें हम अपने पेशेंट के लिए जितना भी मैंने सर्विस हो या फैसिलिटीज़ हो, उनको किसी तरह की असुविधा नहीं हो, वो सारे को हम पर्सनली जो है ना हैंडल करते हैं। हमारा जितना भी स्टाफ है, मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड जो भी पर्सन है और हमारे जितने भी कलीग्स हैं फ्रंट डेस्क में, रिसेप्शन पे जो बैठे हैं, उन लोगों को मैं पर्सनली मैंने गाइडलाइन दे के, और पेरेंट्स जो आते हैं, हमारे जो पेशेंट आते हैं, उनको मैं पर्सनली इंटरेक्ट होता हूँ। इंटरेक्ट होने के बाद उनको जो जो सुविधाएं होती हैं उनको मैं प्रोवाइड करता हूँ। जैसे हमारा सेशन जो है सुबह में 9:30 से स्टार्ट होता है। हमारा सेंटर जो है 9 बजे ओपन हो जाता है। हमारे यहाँ टाइम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक एक मिनट हमारे लिए बहुत ही कीमती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं, जो उनके साथ पेरेंट्स होते हैं, वो हमारे जो सेशन लेते हैं, जो हमारा चाइल्ड फिजियोथेरेपी का बच्चा है या एडल्ट थेरेपी का बच्चा है, उसके रिगार्डिंग जो वो पेमेंट करते हैं, उसका वैल्यूएशन जो है हम लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हमारा पेशेंट का एंट्री 9:15 से स्टार्ट हो जाता है। 9:30 में हमारे जो केयर गिवर हैं और जो हमारे ऑफिस स्टाफ हैं, वो सारे पेशेंट को चाइल्ड फिजियोथेरेपी में जो है या एडल्ट में है, सबको टाइम से हम लोग एंट्रेंस ले लेते हैं। उसके बाद उनका जो है टाइमिंग, जो प्रॉपर हमारे थेरेपिस्ट हैं, जो हमारे सीनियर्स डॉक्टर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, वो लोग प्रॉपर हैंडल करते हैं। किसी चीज़ का उनको कमी नहीं हम लोग करते हैं। आमतौर पे जो पेरेंट्स आते हैं उनकी क्या सवाल होते हैं या क्या क्वेरी रहती है? देखिए, जो हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, एक तो बहुत ही परेशान होते हैं, क्योंकि हम सुबह 9:30 से लेके 6:30-7 तक हम पेशेंट को पर्सनली हम देखते हैं, तो हम भी बहुत हर्ट होते हैं। ठीक है, हम प्रोफेशन में हैं, बट एज ए ह्यूमन बीइंग हम भी जो हैं एक फीलिंग आता है अंदर से। तो इसमें क्या है कि छोटा छोटा बच्चा आता है जो ठीक से चल नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है। बड़े हमारे एडल्ट में जो पेशेंट आते हैं, उनका माइग्रेन का इशू होता है, कमर में दर्द होता है,
कोई कोई ऐसा है एक्सीडेंटल केस होता है। मेजर हम लोग का जो पार्ट है, हम लोग जिस पे कंसंट्रेट करते हैं वो हमारा स्पोर्ट इंजरी का है, क्योंकि आज के डेट में स्पोर्ट में बहुत ही फोकस लोग कर रहे हैं। पेरेंट्स लोग अपने बच्चे को वहाँ पे भेज रहे हैं, जिसके कारण हमारा स्पोर्ट से रिलेटेड जितना भी हमारा एडल्ट सेक्शन में इक्विपमेंट्स है सब हाईटेक है, वेल इक्विपाइड है, और हाइजेनिक के मामले में बहुत ही हमारा सेंटर जो है वो मेंटेन है। तो उस तरह से हम लोग पेशेंट को जो कुछ भी क्वेरी होता है हम लोग उनको सारा क्वेरी ख़त्म करते हैं, उनको असेसमेंट वगैरह जो प्रोसेस हमारा है असेसमेंट कराते हैं प्रॉपर ढंग से। जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके पास असेसमेंट होता है, फिर हमारा होम प्रोग्राम होता है छोटे बच्चे के लिए। उनके लिए जो है हम लोग एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं आपका 5 मिनट के लिए 10 मिनट जो वो घर पे करा सके। प्लस बच्चा जब कम एज का होता है, जैसे कि हमारे यहाँ 2 महीना का भी बच्चा आता है, हमारे यहाँ 12 साल का भी बच्चा आता है, तो पर्सनली जो हम इस संस्था से जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं, तो हम पर्सनली पेरेंट्स को ये भी गाइड करते हैं कि सर आपका बच्चा अभी इनिशियल स्टेज में है, अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले लेंगे, प्रॉपर ढंग से अगर ट्रीटमेंट कराएंगे तो बच्चे में काफ़ी ग्रोथ होगा। हमारे यहाँ काफ़ी बच्चे डिस्चार्ज होकर भी गए हैं। हमारा सबसे अगर रेशियो आप लेंगे तो फेशियल पाल्सी का बच्चा जो है वो महीना 1.25 महीना में यहाँ से ठीक होके गया है। उसका हम लोग वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं अपने साइट पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। तो इस तरह से हम लोग पेरेंट्स को टोटली मैंने एज ए प्रोफेशनल, मैंने ऐसा नहीं है हमारा कि एज ए प्रोफेशनली हम लोग ट्रीट करते हैं, पर्सनली भी हम लोग उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए आप क्या क्या सुझाव है अपने? सर हमारा यही कहना है कि अगर हम अपने दर्शक के बारे में, अगर हम अपने सेंटर के बारे में कुछ बोलें तो उनको लगेगा कि नहीं ये सेंटर में वर्किंग है, यहाँ पे एम्प्लॉय हैं, तो अपने सेंटर का काफ़ी पॉजिटिव तारीफ कर रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं। ऐसा हमारा ये कहना है कि सर अगर आप परेशान हैं, हम पूरे बिहार से क्या, मेरे यहाँ जो पेशेंट है वो अमेरिका से भी हैं, वेस्ट बंगाल से भी हैं, कलकत्ता से हैं, आपका देहरादून से भी आते हैं। तो हमारा ये कहना है कि अगर आप परेशान हैं तो एक बार हमारे सेंटर में ज़रूर आइए, एक बार पहले सेंटर को विज़िट कीजिए। हमारे डॉक्टर अजय सर हैं, एक बार उनसे देखिए, और जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर शुभम यहाँ पे बैठते हैं, डॉक्टर अविनाश शंकर हैं, डॉक्टर हेमंदू सिंह है, और हमारी स्पीच की जो मैम है HOD है डॉक्टर अदिति, उनसे एक बार आप मिलिए और जो भी इश्यूज़ है एक बार आके आप कंसल्ट करके अपना इशू को रिजॉल्व करिए, और आप अपना जो समय और पैसा जो दे रहे हैं उसका सही जगह में आप यूटिलाइज़ कीजिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत अच्छी जानकारी आपने शेयर की है और बहुत अच्छा बताया आपने सेंटर के बारे में। तो इससे हो सकता है जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं वो लाभान्वित होंगे और आपके पास ज़रूर विजिट करेंगे। हमारी यह शुभकामनाएं हैं, आशा है। ठीक है, थैंक यू। तो दर्शकों हम अभी मौजूद थे रिहैब टच रिहेबिलिटेशन एवं फिजियोथेरेपी सेंटर के पास, जहां पे हमने जाना कि यहां क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है और किन किन रोगों का यहां पे इलाज किया जाता है। साथ ही साथ हमने जाना कि यहां पे फिजियोथेरेपी के माध्यम से किन किन बीमारियों को जड़ से ठीक किया जा सकता है, और जो प्रॉब्लम होते हैं पाल्सी के, उसका इलाज कैसे किया जाता है, बच्चों में क्या क्या समस्याएं होती हैं उनका निदान कैसे किया जाता है। इन सब विषयों पे हमने बात की। साथ ही साथ जाना कि यहाँ पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ की मशीनें जो है वो कहाँ से आई हैं, कैसे यूज किया जा सकता है, उन सब विषयों पे हमने बात की। तो ये हमारे दर्शकों के लिए ये बहुत बड़ा अनुभव था, जहाँ पे आप अपनी समस्याओं को लेके आ सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने हमारे चैनल को बहुत प्यार दिया है, सम्मान दिया है। ऐसे ही देखते रहिए सिटी मौर्या लाइव और जुड़े रहिए सिटी मौर्या लाइव से। मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।